तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा इंडियन पॉलिटी का क्लास नंबर 19 है और इस क्लास में हम लोग भाग 5 जो कि संघ है इसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। तो पिछले क्लास में हम लोग आपको बताया गया था कि जो संघ है संघ को हम लोग कई भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला है आपका संघ की कार्यपालिका और संघ की कार्यपालिका ये हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड आता है आपका संघ की विधायिका जो कि आपका आर्टिकल 79 से 123 के बीच में आता है, ये हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। और थर्ड आता है आपका संघ की न्यायपालिका और चौथा है जो है वो आपका कैग। तो इन दोनों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज हम लोग संघ की विधायिका जो कि आर्टिकल 79 से स्टार्ट होता है और आर्टिकल 123 तक ये चलता है, ठीक ना। हम लोग संघ की कार्यपालिका को भी 5 भागों में बांट के पढ़े थे, आर्टिकल 52 से 78 तक। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, और हम लोग भारत सरकार के कार्य जो कि आर्टिकल 77 और 78 में पढ़े थे। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके थे। संघ की कार्यपालिका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग संघ की विधायिका पढ़ते हैं। तो विधायिका हम लोग जानते हैं कि ये आपका लॉ मेकिंग बॉडी है, यानी कि ये आपका जो कानून बनाती है विधायिका के द्वारा ही कानून बनाया जाता है। तो अगर हम लोग देखें तो शासन के अंग होते हैं विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। विधायिका किसको कहते हैं तो कानून बनाने वाली संस्था को ही विधायिका कहते हैं। कानून जो बन गया है कानून को लागू करने वाली संस्था को हम लोग कार्यपालिका कहते हैं। और कानून को लागू करने में अगर किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न होता है या जो है किसी भी तरह का विवाद होता है तो विवाद को दूर करने का काम जो विधायिका करती है। कार्यपालिका भी हम लोग जानते हैं। कार्यपालिका आपका 2 तरह का होता है, एक होता है आपका राजनीतिक कार्यपालिका और एक होता है आपका स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका जो है वो हम लोग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, जिसमें हम लोग अध्यक्षीय कार्यपालिका देखते हैं, संसदीय कार्यपालिका, फिर हम डुअल कार्यपालिका यानी दोहरी कार्यपालिका देखते हैं, बहुल कार्यपालिका देखते हैं, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। जबकि अस्थायी कार्यपालिका यानी कि जैसे राजनीतिक कार्यपालिका में MP हो गया, MLA हो गया, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। मंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, सभापति हो गए हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए हैं, मुखिया साहब हो गए हैं, वार्ड सदस्य हो गए हैं, ये सभी राजनीतिक कार्यपालिका है जो कि स्थायी नहीं होते हैं। जबकि एक अस्थायी कार्यपालिका भी होता है, जैसे कि IAS ऑफिसर, आप JPSC निकालिएगा तो आप JAS यानी कि झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाइएगा, झारखंड पुलिस सर्विसेज में जाइएगा, तो वो सभी भी आपका कार्यपालिका है। पुलिस सर्विसेज भी आपका कार्यपालिका ही है, लेकिन वो सब कैसा है तो आपका अस्थायी कार्यपालिका। तो कार्यपालिका भी हम लोग 2 तरह से पढ़ते हैं, एक आपका राजनीतिक कार्यपालिका और एक आपका स्थायी कार्यपालिका। इसके बाद अगर हम लोग इसकी बात करें, इसके बाद अगर विधायिका की, तो केंद्र में विधायिका हम लोग जानते हैं कि आपका संसद करता है, जबकि राज्य में जो है विधायिका कौन है तो विधानमंडल है। विधानमंडल भी 2 तरह का होता है, कहीं कहीं विधान परिषद है, कहीं कहीं विधानसभा है। और केंद्र में आपका विधायिका है यानी कि संसद है। संसद देखें तो हम लोग लोकसभा है, राज्यसभा है, दोनों देखते हैं हम लोग। तो ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो विधायिका कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग कार्यपालिका कंप्लीट हो गया, अब हम लोग विधायिका की ओर चलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग जो है वो कार्यपालिका स्टार्ट करेंगे, यानी कि कार्यपालिका क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले कि शासन प्रणालियों के प्रकार देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें किसी भी देश में शासन चलता है वो किस किस तरह के शासन चलते हैं। कई सारे देश में तो राजतंत्र है जिसको हम लोग बोलते हैं मोनार्की, कहीं पे तानाशाही है जिसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप, कहीं पे आपका गुटतंत्र है या फिर अल्पतंत्र है जिसको हम लोग बोलते हैं ओलिगार्ची, कहीं कहीं आपको देखते होंगे लोकतंत्र है यानी कि डेमोक्रेसी। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि शासन प्रणाली का संविधान सम्मत होने का आधार पर देखते हैं। कहीं कहीं आपका संविधानवाद है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कहीं कहीं पर आपका गैर संविधानवाद होता है यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इन सभी के अलावा देखते हैं। इसके अलावा ये सब तो हम लोग जानते हैं शासन प्रणाली प्रकार है, लेकिन अगर मेन हम लोग शासन प्रणाली की बात करें तो शासन प्रणाली आपका 2 तरह से चलता है। एक है आपका केंद्र और प्रांतों के संबंध के आधार पर, यानी कि सेंटर, एक ऊपर में आपका सेंटर है। देखो इसको ऐसे तोड़ के हम लोग पढ़ते हैं। तो शासन प्रणाली 2 तरह से देखेंगे, एक हम लोग देखेंगे सेंटर, ठीक है, सेंटर प्लस स्टेट के संबंधों के आधार पर देखेंगे, और एक हम लोग देखेंगे विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर और आपका कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव यानी कि विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर देखते हैं हम लोग जो है वो शासन प्रणाली। तो अगर हम लोग केंद्र और राज्य के स्तर पे देखिए तो ये 3 होता है। तो केंद्र और राज्यों के संबंधों के आधार पर अगर शासन प्रणाली देखें तो 3 होता है। जैसे कि पहला होता है आपका संघात्मक यानी कि फेडरल सिस्टम, एक होता है आपका परिसंघात्मक यानी कि को फेडरल सिस्टम। तो संघात्मक यानी कि फेडरल सिस्टम,
ठीक है। एक होता है आपका परिसंघात्मक यानी कि को फेडरल, ठीक है। और एक होता है आपका एकात्मक प्रणाली यानी कि यूनिटरी सिस्टम। तो केंद्र और राज्यों के संबंधों के आधार पर शासन तीन तरह का होता है: संघात्मक फेडरल सिस्टम, परिसंघात्मक को फेडरल सिस्टम और एकात्मक यानी कि यूनिटरी सिस्टम, ठीक है। वहीं विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर दो तरह का जो है ये आपका संबंध होता है शासन का। कौन कौन वो देख लीजिए। पहला आपका संसदीय यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, और दूसरा है आपका अध्यक्षीय प्रणाली यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री और आपका प्रेसिडेंशियल, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। तो केंद्र और राज्यों के संबंध के आधार पे तीन तरह का शासन प्रणाली होता है: संघात्मक, परिसंघात्मक, एकात्मक, फेडरल, कोफेडरल और यूनिटरी। वहीं कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर दो तरह का शासन होता है: एक है संसदीय शासन प्रणाली और एक आपका अध्यक्षीय शासन प्रणाली यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम और आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये भी आपको पता होना चाहिए। आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि फेडरल क्या होता है, को फेडरल क्या होता है, यूनिटरी क्या होता है यानी कि एकात्मक शासन प्रणाली क्या होता है, इन सभी के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोगों का मेन यहाँ पे है कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पे हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग संसदीय शासन प्रणाली देखेंगे और आपका अध्यक्षीय शासन प्रणाली देखेंगे। इन सभी के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, ये आपको बेसिक बातें थी जो कि आपको समझा दिया गया है और आप इसको याद रखिएगा। तो अभी हम लोग शासन की प्रणाली देख रहे हैं यानी कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर शासन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के हैं। वहीं केंद्र और राज्यों के संबंध के आधार पर शासन कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के। कौन कौन? तो संघात्मक, परिसंघात्मक और एकात्मक। और विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर कितने होते हैं? दो ठो। कौन कौन? संसदीय और अध्यक्षीय, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। अब सवाल उठता है कि ये संसदीय शासन प्रणाली कहाँ पे है और आपका अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहाँ पे है। इन सभी के बारे में हम लोगों को जानना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें बताया जाता है, देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग वो संसदीय यानी कि पार्लियामेंट्री शासन प्रणाली कहाँ पे है उसको जानेंगे, फिर हम लोग अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहाँ पे वो जानेंगे। तो जो आपका संसदीय शासन प्रणाली है वो आपका ब्रिटेन में है, भारत में है, जापान में है, कनाडा में है। तो भारत, ब्रिटेन, जापान, कनाडा इन सभी में संसदीय शासन प्रणाली है। वहीं प्रेसिडेंशियल यानी कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहाँ है उसको जानिए। एक आपका यूएसए हो गया यानी अमेरिका, रसिया, ब्राज़ील। तो अमेरिका, रसिया, ब्राज़ील इन सभी देशों में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है और भारत, ब्रिटेन, जापान, कनाडा में संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है। समझ में आ गया। आप संघात्मक, एकात्मक और परिसंघात्मक क्या होता है ये आप खुद से पढ़िएगा। यहाँ पे हम संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से आपको समझाएंगे, ठीक है। अब आइए, अगर हम लोग संसदीय शासन प्रणाली की बात करें यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात करें, तो यहाँ पे दो ठो प्रमुख होंगे। कितने? तो दो गो प्रमुख होंगे। एक होगा आपका सरकार का प्रमुख और एक होगा आपका राष्ट्र का प्रमुख। राष्ट्र का प्रमुख जो है उसको हम लोग बोलेंगे राष्ट्रपति भारत में, और सरकार का प्रमुख जो है उसको हम लोग बोलेंगे प्रधानमंत्री। और जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होगा, जबकि प्रधानमंत्री जो होगा वो आपका वास्तविक प्रमुख होता है। तो संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रमुख होंगे, एक राष्ट्र के प्रमुख और एक आपके सरकार के प्रमुख। राष्ट्र के प्रमुख आपके संवैधानिक होंगे जो कि नाम मात्र के होते हैं, जबकि वास्तविक प्रमुख आपके प्रधानमंत्री यानी कि सरकार के प्रमुख ही होते हैं। ये आपका संसदीय शासन प्रणाली में है। अगर हम लोग अध्यक्षीय शासन प्रणाली की बात करें यानी कि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की बात करें, तो यहाँ पे एक ही प्रमुख होता है और वो आपका होता है राष्ट्रपति। आप देखे होंगे कि अमेरिका में प्रधानमंत्री का पद नहीं है, वहाँ पे केवल राष्ट्रपति का पद है। तो अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जबकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखिएगा। अगर हम लोग देखें संसदीय शासन प्रणाली की बात करें तो यहाँ पे आपका दोहरी सदस्यता होती है। क्या होती है? दोहरी सदस्यता, यानी कि मंत्री कार्यपालिका और विधायिका दोनों का सदस्य होता है। तो यहाँ पे दोहरी सदस्यता होती है, यानी कि मंत्री जो भी है वो आपका कार्यपालिका का भी भाग है और मंत्री जो है वो आपका विधायिका का भी भाग है। कैसे? आप अपने स्तर पर सोच सकते हैं। अगर हम लोग अध्यक्षीय शासन प्रणाली की बात करें, अध्यक्षीय, तो वहाँ पे ना दोहरी सदस्यता नहीं होती है, एक ही सदस्यता होती है। मंत्री सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका का भाग होता है, विधायिका का नहीं, ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे भारत में मंत्री संसद के सदस्य होते हैं
और अमेरिका में मंत्री संसद के सदस्य नहीं होते हैं। सिंपल सी बात है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली में जो मंत्री होते हैं वो आपके संसद के सदस्य होते हैं, जबकि इसका दोहरी सदस्यता है, यानी कि ये विधायिका का विभाग है, कार्यपालिका का विभाग है। लेकिन एक हरी सदस्यता यानी कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में मंत्री होता है, जो होता है वो संसद का भाग नहीं होता। मंत्री मतलब कार्यपालिका का भाग है, संसद का सदस्य नहीं, यानी कि वो विधायिका का भाग है ही नहीं। आपका अगर संसदीय प्रणाली की बात करें तो ये आपका एक उत्तरदायी सरकार होता है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है। इसको आंसर देना होता है। अगर आप कोई भी काम कीजिएगा तो आपको उत्तर देना पड़ेगा। इसमें विपक्ष होता है, सरकार का विपक्ष भी होता है, वो सवाल जवाब करेगा ही करेगा। उसी तरह आपका जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली होता है वो आपका गैर उत्तरदायी सरकार होता है, यानी कि नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है। यहाँ पे ये आपको किसी भी तरह का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं देता है, ये है ना। तो ये हम लोग समझ गए हैं कि शासन प्रणाली के प्रकार देखें हम लोग। एक तो हम लोग जाने केंद्र और राज्यों के संबंध के आधार पर संघात्मक, परिसंघात्मक और एकात्मक होता है। वहीं कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर संसदीय शासन प्रणाली और आपका अध्यक्षीय शासन प्रणाली होता है। दोनों के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, भारत में सरकारें लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, हम लोग जानते हैं आर्टिकल 75(3) के तहत। तो आर्टिकल 75 के बारे में जानते हैं हम लोग कि आर्टिकल 75(2) में कि राष्ट्रपति जो है, मतलब सॉरी, मंत्री लोग जो है वो आपके प्रसाद पर्यंत यानी कि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं, यानी कि उत्तरदायित्व होता है उनका। लेकिन सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व तो उनका संसद के ऊपर होता है, लोकसभा में होता है खास करके आर्टिकल 75(3) के तहत। वहीं अगर हम लोग यूएसए की बात करें, अमेरिका की, तो अमेरिका में कार्यपालिका जो होता है वो आपका विधायिका का हिस्सा नहीं होता है, इसलिए कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। वो आप कोई भी काम कीजिए आपको आंसर नहीं देना पड़ेगा, आप आंसरेबल नहीं है। तो क्यों नहीं? क्योंकि आप कार्यपालिका का भाग है, विधायिका का नहीं। अगर आप कार्यपालिका और विधायिका दोनों का भाग होते तो आपको, अगर कार्यपालिका के तौर पे अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपको विधायिका के तौर पे आपको फिर जवाब देना पड़ेगा। तो ये है संसदीय प्रणाली का विशेषता, और वो था आपका अध्यक्षीय शासन प्रणाली का विशेषता। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग देखें, ये जो संसदीय शासन प्रणाली है ये आपका स्थायी नहीं है, बल्कि ये गैर स्थायी है। ये हर एक 5 साल में ये विघटन हो जाता है, टूट जाता है। कभी कभी तो ये 5 साल के पहले भी टूट जाता है, जबकि ये अधिक स्थायी है। ये 5 साल के बाद ये अलग होता है, मानते हैं चुनाव के द्वारा ही, लेकिन ये इसमें टूटने का कम ही चांस रहता है, ठीक है ना। ये स्थायी सरकार है एक तरह से। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो है वो संसदीय शासन प्रणाली की तुलना में थोड़ा ज़्यादा अस्थायी है, ठीक है ना। ये देख लिया हम लोग। तो क्या संसदीय शासन प्रणाली का केवल गुण ही गुण है, दोष नहीं है? तो इसका गुण भी है, इसका दोष भी है। तो इसका मेरिट और इसका डिमेरिट दोनों देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम का। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का हम लोग मेरिट और डिमेरिट दोनों देखते हैं अब, ठीक है। तो देखिए, पहले हम लोग गुण की बात करेंगे, फिर आपका दोष की बात करेंगे। गुण ये है कि आपका ये विधायिका और कार्यपालिका के मध्य में सामंजस्य यानी कि इंटर जो है लिंकिंग करता है। दोष ये है कि कभी कभी ये विधायिका और कार्यपालिका के बीच में टकराव भी कर देता है। आगे देखिए, इसका गुण ये है कि ये आपका उत्तरदायी सरकार का गठन करता है। दोष इसका ये है कि ये आपका गैर उत्तरदायी सरकार का भी गठन करता है, गैर उत्तरदायी सरकार का। ये है आपका निरंकुशता पर ये रोक लगाता है, ये क्या बोलते हैं, संसदीय शासन प्रणाली। और गैर उत्तरदायी नेतृत्व की संभावना यहाँ पे होती है, खासकर कभी कभी गैर उत्तरदायी। तो यहाँ पे व्यापक प्रतिनिधित्व होता है, यहाँ पे सीमित प्रतिनिधित्व होता है। अच्छा ठीक है, दोनों का बात किया जा रहा है ना। तो इसमें संसदीय शासन प्रणाली का गुण भी है, दोष भी है कि ये विधायिका और कार्यपालिका के बीच में सामंजस्य यानी कि इंटरलिंकिंग करता है, लेकिन कभी कभी टकराव भी हो जाता है। ये उत्तरदायी सरकार का भी गठन करता है, लेकिन कभी कभी गैर उत्तरदायी सरकार का भी गठन हो जाता है। ये निरंकुशता पर रोक तो लगाता है, लेकिन कभी कभी गैर उत्तरदायी जो है नेतृत्व की संभावना भी हो जाती है। जो लोग योग्य नहीं वो भी सरकार में आ जाते हैं। यहाँ पे सभी लोगों का व्यापक प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन कभी कभी जो है आपका सीमित प्रतिनिधित्व भी हो जाता है। ये नीतियों के क्रियान्वयन में देरी करते हैं, और ये नीति निर्माण की प्रक्रिया में काफ़ी जो है धीरे तरीके से काम भी करता है। तो ये इतना ज़्यादा जरूरी नहीं, ये सब मेंस का पार्ट है, ये पीटी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। संसदीय शासन प्रणाली क्या था, अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या है, आपको ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन, इसका दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको पता चल गया होगा। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं लेना है आपको। तो ये गुण और दोष ये सब मेंस का पार्ट है, ये सब हम लोग यहाँ ज़्यादा नहीं देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हम लोग विधायिका की बात कर रहे हैं। विधायिका में हम लोग देखें कि सबसे पहले केंद्र में संसद होता है, राज्य में विधानमंडल होता है। तो राज्यों वाला राज्य में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग केवल केंद्र वाला पढ़ेंगे, ठीक है ना।
तो अब हम लोग जो है संसद के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि पार्लियामेंट के बारे में पढ़ते हैं। पार्लियामेंट का दो भाग हम लोग जानते हैं कि एक आपका है जो है लोकसभा है और एक आपका क्या है तो राज्यसभा है। इसके बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो संसद के बारे में देखते हैं। संसद हम लोग जो है वो आर्टिकल 79 से लेके आर्टिकल 123 तक है। जैसा हम लोग देखे थे कि केंद्र की संघ की जो आपका संघ है यानी केंद्र है, तो संघ यानी भाग 5 को हम लोग आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग आर्टिकल 52 से 78 वो संघ की कार्यपालिका है, आर्टिकल 79 से 123 संघ की विधायिका है यानी कि संसद, और आर्टिकल 124 से 147 वो संघ की न्यायपालिका है, और आर्टिकल 148 से 151 कैग के बारे में बताया गया है। उसके बाद ख़त्म हो गया 151। उसके बाद 152 से लेके आपका स्टार्ट होता है राज्य, 152 से लेके आपका 239 तक, है ना। ऐसे करके याद कीजिएगा आप। एक मिनट ज़रा सा रुकिएगा, हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको कि ये भाग 6 कहाँ से कहाँ तक है। तो भाग 6 है जो है वो आपका 152 से लेकर 237 तक है। तो भाग 6 152 से लेकर 237 तक आता है, ठीक है। यहाँ तक आपको जानना चाहिए। अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं। अब हम लोग संघ की विधायिका देख रहे हैं जो कि आपका आर्टिकल 79 से 123 तक आता है। तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 79 के बारे में पढ़ते हैं कि आर्टिकल 79 यानी कि 79 क्या कहता है। तो बोला जाता है इसमें आर्टिकल 79 में कहा गया है कि संसद का निर्माण संसद की 3 अंगों से होता है। तो संसद का 3 अंग है, आर्टिकल 79 में बोला है। पहला है आपका राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है आपका राज्यसभा। तो ये तीनों जो है वो आपके आर्टिकल 79 में कहा गया है, 79 में कहा गया है कि संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति अलग नहीं है, वो संसद का अंग है, अभिन्न अंग है, ठीक है ना। अब देखिए नोट में दिया हुआ है कि संसद के 2 सदन होते हैं, अतः भारतीय विधायिका द्विसदनीय है यानी कि 2 हाउसेस है यहाँ पे। तो संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। तो भारतीय विधायिका कैसी है? तो द्विसदनीय है। आगे देखिए 1919 के विधेयक के माध्यम से द्विसदनीय विधायिका का निर्माण किया गया था। इस बात को आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग संवैधानिक विकास की यात्रा पढ़ रहे थे, यानी कि भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि इसमें कई सारे एक्ट आते हैं। एक तो आपका कंपनी के अधिनियम आते हैं, और फिर आपका जो है महारानी विक्टोरिया के यानी कि ताज के शासन के अंतर्गत अधिनियम भी आते हैं। तो जब हम लोग 1919 का अधिनियम पढ़े थे यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तो इसमें जाने थे कि हम लोग केंद्र में द्विसदन आया था। केंद्र में क्या आया था? तो द्विसदन आया था, ठीक है ना। तो इसके तहत हम लोग जाने थे केंद्र में आपका द्विसदन आया था, द्विसदनात्मक व्यवस्था केंद्र में 1919 के भारत शासन के द्वारा जो स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। ये भी हम लोग जानते हैं। इसके अलावा प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम से ही 1919 के अधिनियम से केंद्र में द्विसदन और प्रांतों में द्वैध शासन स्टार्ट हुआ था। वहीं 1935 के अधिनियम से क्या हुआ था कि जो आपका प्रांतों में द्वैध शासन था वो अब केंद्र में ला दिया द्वैध शासन को, है ना। तो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना और प्रांतों में जो द्वैध शासन थी इसको समाप्त कर दिया। 1919 में केंद्र में द्विसदन और प्रांतों में द्वैध शासन। 1935 में केंद्र में द्वैध शासन स्टार्ट हो गया 1935 में। तो समझ में आया। 1919 के विधेयक के माध्यम से द्विसदनीय विधायिका स्टार्ट हुई थी। कहाँ पे? तो केंद्र में, ठीक है। आगे देखिए लोकसभा को निम्न सदन, जनता का सदन, आम सदन, लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन और आपका युवा सदन सभी कहा जाता है लोकसभा को। राज्यसभा को उच्च सदन, राज्यों का सदन इत्यादि के नामों से जाना जाता है। बुजुर्गों का सदन ये भी कहा जाता है। भारत में संसदीय प्रकार की व्यवस्था जो है हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं, जबकि संघात्मक शासन प्रणाली जो है वो हम लोग कनाडा से लिए हैं, है ना। ये भी हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन और यहाँ पे भारत है, भारत भी दिखते हैं। तो भारत में आपका 2 सदन है, द्विसदन है, एक आपका निम्न सदन, एक आपका उच्च सदन। निम्न सदन आपका लोकसभा है, जबकि उच्च सदन आपका राज्यसभा है। यहाँ तक हम लोग जानते हैं। वहीं अगर ब्रिटेन में बात करें तो वहाँ पे भी निम्न सदन है और वहाँ पे भी उच्च सदन है। वहाँ पे निम्न सदन कौन है? तो आपका हाउस ऑफ कॉमन है, जबकि उच्च सदन कौन है? तो आपका हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो लॉर्ड मतलब कि बड़ा, तो उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड, कॉमन यानी कि सब बराबर, तो निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन और उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड,
ठीक है। तो ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ कॉमन है यानी कि निम्न सदन, वही भारत में क्या है, लोकसभा है। ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ लॉर्ड है यानी कि उच्च सदन, वही भारत में राज्यसभा है। ठीक है, ये हम लोग समझ में आ गया। भारत में लोकसभा राज्यसभा, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी दो चीज़ है, अमेरिका में भी दो है। उच्च सदन अमेरिका में कौन है, तो आपका उच्च सदन अमेरिका में सीनेट है। क्या है, तो सीनेट है। वहीं अमेरिका में अगर हम लोग निम्न सदन की बात करें तो अमेरिका में जो निम्न सदन है वो आपका कौन है, तो आपका प्रतिनिधि सभा है, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि सभा ये निम्न सदन है, जबकि सीनेट अमेरिका में उच्च सदन है। तो इसको अगर हम लोग बढ़िया से कंपैरिजन कर दे, तोड़ के देखिए, ये आपका इंडिया, ये आपका यूएसए और ये आपका ब्रिटेन। यहाँ पे देखते हैं निम्न, यहाँ पे देखते हैं उच्च। तो भारत में निम्न सदन कौन है, उच्च सदन कौन है, देखिए भारत में लोकसभा, यहाँ पे राज्यसभा। अगर ब्रिटेन में बात करें तो हाउस ऑफ कॉमन निम्न सदन, हाउस ऑफ लॉर्ड उच्च सदन। अगर हम लोग सॉरी ये ब्रिटेन नहीं, ये अमेरिका की बात है, ब्रिटेन यहाँ पे है। तो ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन निम्न सदन और हाउस ऑफ लॉर्ड उच्च सदन। और अमेरिका में प्रतिनिधि सभा यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ये आपका निम्न सदन, जबकि सीनेट आपका उच्च सदन, तो सीनेट। ठीक है, तो ये इस तरह करके आप कंपैरिजन करके इसको याद कीजिएगा। ठीक है, तो फिर कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, भारत के सदन को संसद कहते हैं, अमेरिका के सदन को कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कांग्रेस कहते हैं, ये याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ ब्रिटेन है, यहाँ भारत है, यहाँ पे अमेरिका है, तीनों का यहाँ पे डिटेल से बता दिया गया है। भारत में लोकसभा है, राज्यसभा है, ये निम्न सदन, ये उच्च सदन। भारत में संसद को संसद कहते हैं, ब्रिटेन में संसद को संसद कहा जाता है, अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहा जाता है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। अब देखिए, ब्रिटेन में उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड है, भारत में उच्च सदन मतलब राज्यसभा है, अमेरिका में उच्च सदन सीनेट है, ब्रिटेन में निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन है, भारत में निम्न सदन लोकसभा है, अमेरिका में निम्न सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि प्रतिनिधि सभा। ब्रिटेन में संसद को संसद कहते हैं, भारत में संसद को संसद कहते हैं, अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहते हैं। समझ में आया? आगे देखिए, नोट करके, अगस्त 1954 में लोकसभा राज्यसभा हिंदी नाम पड़ा था। तो अगस्त 1954 में लोकसभा और राज्यसभा हिंदी नाम दिया गया था। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपुल कहते हैं और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ द पीपुल कहते हैं। तो सेम यहाँ पे जैसे कि हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन, तो इसी तरह भारत में ब्रिटेन से ये देखिए कि हम बनाए हैं ना भाई, तो ब्रिटेन के जैसा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हाउस ऑफ पीपुल, हाउस ऑफ द पीपुल ये लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपुल, और हाउस ऑफ द स्टेट, तो हाउस ऑफ द स्टेट ये आपका राज्यसभा। ठीक है, तो सेम इसी तरह जैसे कि ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन है, तो इसी तरह यहाँ पे हाउस ऑफ द पीपुल हो जाएगा। ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड है उच्च सदन, तो यहाँ पे हो जाएगा काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, सिंपल। 23 अगस्त 1954 के इनका क्या दिया गया, हिंदी नाम दिया गया, यानी कि हाउस ऑफ पीपुल को लोकसभा और हाउस ऑफ स्टेट को राज्यसभा दिया गया। कब, तो 23 अगस्त 1954 को, ये भी डेट याद रखिएगा। तो ये हम लोग जानकारी ले लिए थे इसके बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं लोकसभा के बारे में। किसके बारे में, तो हम लोग पढ़ते हैं लोकसभा के बारे में। ठीक है, तो हम लोग आर्टिकल अब 81 देखेंगे। अभी देखें हम लोग आर्टिकल 79 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 80 आपका जो है वो राज्यसभा के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, सॉरी, आर्टिकल 79 लोकसभा के बारे में नहीं बताया गया, बल्कि आर्टिकल 79 में बोला गया कि जो है वो संसद कानून के बारे में बताया गया, यानी संसद के बारे में। तो इसमें लोकसभा
इसमें राज्यसभा और इसमें राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को शामिल किया गया। यानी कि इसमें आर्टिकल 79 में सिंपल संसद का चर्चा किया गया। आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 80 में जो है वो आपका लोकसभा के बारे में बताया गया है, सॉरी राज्यसभा के बारे में बताया गया है। वहीं आर्टिकल 81 में आपका लोकसभा के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 79, 80, 81, 79 में संसद के बारे में बताया गया है, 3 गो अंग है इसके। आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया और आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, तो याद रखिए। तो आर्टिकल 80 यानी कि राज्यसभा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग आर्टिकल 81 देखते हैं यानी कि लोकसभा। लोकसभा देखते हैं यहाँ पे आर्टिकल 81, आर्टिकल 80 राज्यसभा और आर्टिकल 79 संसद। लोकसभा को क्या क्या कहा जाता है? तो आपका जनता का सदन, निम्न सदन, अस्थायी सदन, युवा सदन, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन, आम सदन, ये सभी लोकसभा का ही नाम है। अब देखिए लोकसभा की संरचना की लोकसभा की संरचना क्या है। तो लोकसभा की अधिकतम जो है सीटों की संख्या 550 रखी गई है कि लोकसभा में जो सदस्य होंगे वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 550 हो सकते हैं। और इस 550 में से 530 आपके राज्यों से आएंगे और बाकी 20 को जो है आपके यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। तो लोकसभा का मैक्सिमम सदस्य संख्या कितना है? 550, जिसमें से 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। क्लियर? 104 संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से आंग्ल भारतीय सदस्यों की मनोनयन को रोक लगा दिया गया है। तो 104 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, इसके तहत लोकसभा में जो पहले आंग्ल भारतीय सदस्यों को जो निर्वाचित मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, अब उसको हटा दिया गया है। केंद्र में भी राज्य में भी 104 नंबर के संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। आंग्ल भारतीय सदस्यों का जो है प्रावधान किस में किया गया है, किस में परिभाषित किया गया है? तो आपका अनुच्छेद 366(2) में। तो आर्टिकल 366(2) में आंग्ल भारतीय सदस्यों के बारे में परिभाषित किया गया है। क्या बोला गया उसमें कि जिनकी माता भारत से हो और जिनके पिता यूरोप से हो उनको आंग्ल भारतीय कहा जाता है। तो जिनकी माता भारत से और पिता यूरोप से हो उसको हम लोग आंग्ल भारतीय कहते हैं। फ्रैंक एंथोनी जो कि आंग्ल भारतीय थे, इनकी माता इंडियन थी, इनके पिता यूरोपियन थे। ये 7 बार लोकसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत हुए थे। तो फ्रैंक एंथोनी साहब 7 बार मनोनीत हुए थे एंग्लो इंडियन के रूप में, 7 बार। एंग्लो इंडियन को परिभाषित कहाँ किया गया है? 366(2) में। आगे देखिए, 17वीं लोकसभा चुनाव में आंग्ल भारतीयों को मनोनीत नहीं किया गया। 18वीं लोकसभा चुनाव जो कि आपका 10 जून 2024 से ये स्टार्ट हुआ है, जिसमें बीजेपी और आपका एनडीए का गठबंधन करके सरकार बना है। तो इसमें भी 18वीं लोकसभा चुनाव में भी आपका 18वीं लोकसभा में भी आंग्ल भारतीयों को मनोनीत नहीं किया गया है। तो ना 17वीं में ना 18वीं में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है। तो लोकसभा का मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? 550, जिसमें से 530 राज्यों से और 20 आपके केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है, आगे देखिए कुछ और बताया जा रहा है यहाँ पे, देख लीजिए। एक निर्वाचित देखिए एक व्यक्ति है ओब्रायन। तो एक आपका फ्रैंक एंथोनी के बारे में जाने थे हम लोग, फ्रैंक एंथोनी के साहब के बारे में, और दूसरा ओब्रायन के बारे में। ओब्रायन जो है एक निर्वाचित आंग्ल भारतीय, तो वो ओब्रायन है। प्रथम निर्वाचित आंग्ल भारतीय, वो भी ओब्रायन है। प्रथम आंग्लीय भारतीय जिन्होंने राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया, ये भी यही थे। अब लेकिन कोई भी भाग नहीं लेगा, कोई भी आंग्ल भारतीय, क्योंकि अब ये प्रोसीजर ही हटा दिया है मनोनीत वाला। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो ओब्रायन और फ्रैंक एंथोनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी बताया गया था कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो 550। इसमें से वर्तमान में कितना है? तो 543। कितना है? तो 543 है। 550 में से 530 राज्यों से लेना जरूरी है और 20 को केंद्र शासित प्रदेशों से लेना जरूरी है। ठीक है, वर्तमान में कितना है? 543। इस 543 में से 530 स्टेट से है और जो है आपके 13 को वो आपके यूटी से हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी से। तो 550 मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 530 राज्यों से और 20 को केंद्र शासित प्रदेशों से लेना है। वर्तमान में 543 को है, जिसमें से 530 राज्यों से है, बल्कि 20 और जो है 13 को बच गया
वो आपका केंद्र शासित प्रदेशों से है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको किसी भी तरह का। आगे देख लीजिए, लोकसभा की सीटों की संख्या 1971 की जनसंख्या के आधार पे ये निर्धारित किया गया है, जो कि वर्ष 2026 तक के लिए निश्चित कर दिया गया है। तो लोकसभा में जो सीट है 545 मैक्सिमम हो सकता है, वर्तमान में 543 वो सीट है। ये जो सीट है ये आपका 1971 की जनसंख्या के आधार पे ये निकाला जाता है, और ये जो 1971 का ये जनसंख्या लागू होगा 2026 तक, ठीक है, क्योंकि 2026 में परिसीमन होने वाला है। तो परिसीमन बार बार ये वर्ड आ रहा है कि परिसीमन क्या है, परिसीमन क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि लोकसभा की जो सीटों की जो संख्या है 545 को 550 मैक्सिमम हो सकता है, जिसमें से 543 सदस्य अभी वर्तमान में है, जिसमें से 530 सदस्यों को राज्यों से चुनना है, 28 को राज्यों से, और 20 को चुनना है आपको केंद्र शासित प्रदेश से। लेकिन वर्तमान में 543 को है, जिसमें से 530 राज्यों से और 13 को केंद्र शासित प्रदेश से है। और ये जनसंख्या हम लोग 1971 के जनसंख्या के आधार पर हम लोग लोकसभा की सीटों का ये डिसीजन लिए हैं। ये बढ़ेगा या घटेगा ये 2026 में होगा, परिसीमन होगा 2026 में। कब? तो 2026 में। आगे देख लीजिए, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण 2001 की जनसंख्या के आधार पर 2026 तक जो है वो निश्चित कर दिया गया है। ये आपका 87 नंबर का संविधान संशोधन के माध्यम से। तो हम लोग जानते हैं कि संसदीय क्षेत्र का जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है ये 2001 के जनसंख्या के आधार पे अभी चल रहा है ना। कितना के आधार पे? देखिए, लोकसभा में सीटों का संख्या 1971 के जनसंख्या के आधार पे, वहीं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण 2001 की जनसंख्या के आधार पे, और इसको भी 2026 तक बढ़ा दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 87 नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा इसको बढ़ा दिया गया है। आप हमेशा सुनते होंगे कि 2026 में परिसीमन होने वाला है, तो किसको किससे मिला देगा, किसको किससे हटा देगा, वो हम लोग नहीं जानते अभी। तो परिसीमन के द्वारा ये सब चीज़ होता है। तो हम लोग जानेंगे दो चीज़ क्या हम लोग जाने हैं। एक और बताया गया है कि लोकसभा की जो सीटों का जो संख्या है वो 1971 की जनसंख्या के आधार पे है, जिसको 2026 तक बढ़ा दिया गया है। वहीं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का जो निर्धारण होता है वो 2001 की जनसंख्या के आधार पे हुआ है, और इसको भी 2026 तक बढ़ा दिया गया है 87वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 2026 में परिसीमन होगा। अब परिसीमन होगा तो फिर से नया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का जो है वो ये होगा कि नया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो है वो डिसीजन लिया जाएगा कौन किस में जाएगा, और इसके बाद फिर जो लोकसभा के सीटों का फेरबदल होगा, कहीं घटेगा कहीं पे बढ़ेगा। समझ में आ गया है? अगर हम लोग देखें तो परिसीमन आयोग के बारे में पढ़ते हैं, तो हर जनगणना के बाद में परिसीमन होता है, हर जनगणना के बाद में। तो भी अंतिम जनगणना हम लोगों का 2011 में हुआ था, 2021 में होना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण नहीं हुआ है। फिर अभी 2025 चल गया है, 2025 तक नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि 2026 में अगर जनसंख्या अगर फिर से होगा, हर जनगणना होगा फिर से, तो आपका 2026 में फिर आपका परिसीमन आएगा। तो ये बात है। भारत में अभी तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। कितना बार? तो 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है भारत में, 4 बार। ठीक है, इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो भारत में अभी तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। परिसीमन आयोग का कब कब हुआ वो देख लीजिए। पहला परिसीमन आयोग 1962 में, 1951 में आपका जनसंख्या का ये हुआ था, जनगणना हुआ था, तो 1952 में परिसीमन आयोग आया। फिर 10 साल के बाद 1961 में आपका जनगणना हुआ था, तो 1963 में परिसीमन आयोग आया। फिर 10 साल के बाद फिर 1973 में जनगणना हुआ था, 1971 में, तो फिर 1973 में परिसीमन आयोग आया। फिर 2001 में जनगणना हुआ था, तो फिर 2002 में परिसीमन आयोग आया। फिर 2011 में जनगणना हुआ था, लेकिन 2011 से फिर अभी तक जो है परिसीमन नहीं आया है, तो लास्ट 2002 में ही परिसीमन आया था। तो हर जनगणना के बाद आपको परिसीमन लाना है, ये प्रावधान किया गया है, ताकि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का जो है वो डिसीजन लिया जा सके, इसको निर्धारित किया जा सके, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को।
तो 1951 की जनगणना हुआ तो 1952 में परिसीमन आया। 1961 में जनगणना हुआ तो 1963 में परिसीमन आयोग आया द्वितीय। 1971 में जनगणना हुआ तो 1973 में परिसीमन आयोग आया तीसरा। फिर 2001 में जनगणना हुआ तो 2002 में परिसीमन आयोग आया चौथा। उसके बाद 2011 में भी जनगणना हुआ था लेकिन वो परिसीमन नहीं आया। तो लास्ट परिसीमन अभी तक हम लोग का 4 बार ही आया भारत में और वो 2002 में ही आया था लास्ट। आगे देखो, भारत के प्रथम अगर परिसीमन आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो वो है आपके एन चंद्रशेखर ये थे। पहला परिसीमन आयोग कब आया था? 1952 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो एन चंद्रशेखर। फिर भारत में चौथा परिसीमन आयोग कब आया था लास्ट? वो आपका आया था 2002 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपके कुलदीप सिंह। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कुलदीप सिंह थे। यहाँ तक समझ में आ गया है आपको? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, अब हम लोग आर्टिकल 83 के बारे में देखते हैं। आर्टिकल 81 हम लोग पढ़े लोकसभा के बारे में, ठीक है ना। ये आपका आर्टिकल 81 था। ये देखिए आर्टिकल 81। आर्टिकल 81 डिटेल से हम लोग पढ़े लोकसभा के बारे में। ये हम लोग सारा कुछ जाने, लोकसभा की संरचना के बारे में भी जाने, ठीक है ना। फ्रैंक एंथोनी और आपका ओब्रायन के बारे में भी हम लोग जाने, ठीक है। 4 बार परिसीमन आया है वो भी हम लोग जान गए हैं। फिर हम लोग देखते हैं आर्टिकल 84 हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग आर्टिकल 83 के बारे में पढ़ लेते हैं। 82 आप सर्च कीजिएगा, 82 जो है आर्टिकल 82 वो इससे संबंधित नहीं, इसलिए इसको यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे हम लोग। आर्टिकल 83 हम लोग देखते हैं। और आर्टिकल 83 जो है वो आपका लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल के बारे में बताता है कि लोकसभा के जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल कितना है, इनके यानी कि इनका टेन्यूर। तो लोकसभा के कार्यकाल प्रथम बैठक से लेकर 5 वर्ष तक होता है, प्रथम बैठक से लेकर 5 साल तक। राष्ट्रीय आपातकाल के समय एक बार में 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो वैसे तो प्रथम बैठक से लेकर 5 साल तक होता है, लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल का अगर समय रहेगा तो ऐसे में 1 साल का इनका जो टेन्यूर यानी कि जो है कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है 1 साल तक आपातकाल में। आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने के अंदर ही अंदर लोकसभा का बढ़ा हुआ कार्य समाप्त हो जाएगा। तो आपातकाल अगर रहेगा राष्ट्रीय आपातकाल तो ऐसे में जो है लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। फिर जब जैसे ही आपातकाल खत्म हो जाएगा तो ऐसे ही आपका तुरंत जो है वो 6 महीने के भीतर ये आपका बढ़ा हुआ काल जो है कार्यकाल वो समाप्त हो जाएगा। आगे देखिए, 5वीं जो लोकसभा थी तो 5वीं जो लोकसभा का कार्यकाल 1975 से 1976 एवं 76 से 1977 तक बढ़ाया गया था। तो हम लोग जानते हैं कि ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल वाला समय था। तो इसमें 5वीं जो लोकसभा था उसको 1975 से 1976 तक, फिर 1976 से 1977 तक यानी कि 2 साल के लिए 2 बार 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। इंदिरा गांधी के शासनकाल में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया, ठीक है ना। तो जब 42वां संविधान संशोधन आया था इंदिरा गांधी का तो उसमें जो है कार्यकाल 5 साल से बढ़ा के कितना साल के लिए कर दिया गया था? 6 साल के लिए कर दिया गया था। आगे देखिए, राष्ट्रपति स्वयं विवेक से लोकसभा को भंग कर सकता है यदि वो सरकार का बहुमत नहीं पाता है तो अगर ये देख लीजिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो इंदिरा गांधी है वो लोकसभा का कार्यकाल 6 साल कर दी थी, बाद में फिर अभी ये 5 साल चलता है। फिर राष्ट्रपति जो है वो समय के विवेक से वो लोकसभा को भंग कर सकता है अगर वो देखेगा कि जो है लोकसभा अपना बहुमत नहीं पेश कर पाया तो। 5वीं जो लोकसभा था इसका कार्यकाल 6 साल तक चला था, हम लोग जानते हैं ये आपका आपातकाल के दौरान। फिर देखिए, वर्तमान समय में आपका जो है 18वीं लोकसभा चल रहा है और 18वीं लोकसभा का कार्यकाल जो है वो आपका 2024 से लेकर 2029 तक है। और 10 जून से ये 18वीं लोकसभा जो है चल रही है। 10 जून से पहला सेशन हुआ था और 10 जून से 2024 से लेकर ये 2029 तक ये चलेगी, है ना, 2029 तक। 17वीं लोकसभा जो है वो आपका 2019 से 2024 तक चला था और 18वीं लोकसभा जो है वो आपका 18वीं लोकसभा जो है वो आपका 10 जून 2024 से स्टार्ट हुआ है और 2029 तक ये चलेगा 18वीं लोकसभा चुनाव, मतलब सॉरी 18वीं लोकसभा का कार्यकाल, ठीक है ना। ये भी हम लोग जानेंगे। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 साल के लिए रहा था, बाद में सबका 5-5 साल ही कर दिया गया है, ठीक है। तो ये हम लोग आर्टिकल 83 के बारे में पढ़ लिए हैं। आर्टिकल 83 के बाद आर्टिकल 84 हम लोग पढ़ेंगे और आर्टिकल 84 भी आपका इसी से संबंधित है। तो आर्टिकल 84 हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ पे उसको यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आर्टिकल जो है हम लोग नए देख लेंगे। आर्टिकल 84 हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे आर्टिकल 84 क्या है। अब हम लोग थोड़ा सा 18वीं लोकसभा चुनाव के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं हल्का सा, ठीक है।
तो अगर हम लोग 18वीं लोकसभा के बारे में देखें तो इसके बारे में आपको कुछ कुछ बातें याद रखनी चाहिए। पहला बात ये देखिए, 18वीं द 18th लोकसभा वाज फॉर्म्ड आफ्टर जनरल इलेक्शन वेयर हेल्ड इन इंडिया ओवर 7 फेजेस फ्रॉम 19 अप्रैल टू 1 जून 2024। तो ये जो 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था ये आपका 19 अप्रैल से लेकर 1 जून 2024 के बीच में टोटल 7 फेजेस में हुआ था। और हम लोग ये भी जानते हैं कि टू इलेक्ट ऑल मेंबर्स फ्रॉम 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ द लोकसभा। तो ये टोटल जो है 543 इसमें सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। आगे देखिए, द वोट्स वेयर काउंटेड एंड द रिजल्ट वेयर डिक्लेयर ऑफ 4 जून। तो 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 2024 के बीच में 7 बार ये 7 फेजेस में ये चुनाव हुआ था, और जिसका रिजल्ट जो है वो आपका डिक्लेयर हुआ था आपका 4 जून 2024 को। फिर देखिए, द भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी वॉन ए प्लुरैलिटी ऑफ सीट। तो बीजेपी को 240 सीट मिला था। फॉलो बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 99 सीट मिला था, और विथ द रिक्वायर्ड एब्सोल्यूट मेजोरिटी बीइंग 272 सीट। तो किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए था, जिसमें से बीजेपी को 240 सीट मिला और कांग्रेस को 99 सीट मिला। तो कांग्रेस का तो बेड़ा गलत हो ही गया है पूरी तरीके से। अब बीजेपी को अगर सरकार बनाना है तो बीजेपी जो है इसमें लीड थी ना, नेशनल डेमोक्रेटिक जो लीड, इसमें क्या किया कि जो बीजेपी है वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए के साथ वो कोलैशन कर ले, यानी गठबंधन का सरकार बना लिया। तो दोनों मिलकर फिर जो है आपका सरकार बना लेता है। 272 सीट चाहिए था, जिसमें से 240 सीट बीजेपी का था और एनडीए का सीट मिलाकर, तो एनडीए और आपका एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए, इन दोनों को मिलाकर जो है वो आपका एनडीए और बीजेपी मिलकर गठबंधन की सरकार चला रही है। फिर देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ये बने थे, बीजेपी का ये थे, और ये लीडर ऑफ द हाउस, एंड जो है राहुल गांधी देखिए वो आपका लीडर ऑफ द अपोजिशन। तो पक्ष के नेता नरेंद्र मोदी है बने, जबकि विपक्ष के नेता वही राहुल गांधी बन गए। आगे देखिए हम लोग, ये आपका 18वीं लोकसभा है, और ये 18वीं लोकसभा हम लोग देखते हैं कि आपका ये नई दिल्ली का ये बिल्डिंग है। अगर हम लोग देखें लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कि इंडियन पार्लियामेंट का, अगर हम लोग इसका टर्म देखें तो ये आपका 10 जून 2024 से स्टार्ट हुआ है। आपका 19 अप्रैल से 1 जून तक आपका चुनाव चला 7 फेजेस में। 4 जून को आपका वोटिंग हुआ, रिजल्ट आया 4 जून को ही। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो टर्म स्टार्ट हुआ था 10 जून 2024 से मोदी जी का 2029 तक। आगे देखिए, इलेक्शन कौन करवाया था, तो 2024 में जनरल इलेक्शन ये हुआ था, इंडियन जनरल इलेक्शन हुआ था, जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाया गया था। गवर्नमेंट की बात करें तो ये आपका 5th नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट है, ये है ना। अगर अब अपोजिशन की बात करें तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस है। तो इन सभी अपोजिशन में कौन कौन, देखिए सरकार किसका है, तो एनडीए का और बीजेपी का सरकार है। अपोजिशन में कौन कौन है, तो आपका इंडियन ये नेशनल कांग्रेस है, ये सभी है। अगर हम लोग देखें तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, ठीक ना। उपराष्ट्रपति का पद हम लोग जानते थे अभी वैकेंट था, लेकिन अभी सीपी राधाकृष्णन बन गए हैं, ठीक है ना, ये भी हम लोग जानते हैं। अभी अगर पार्टी की बात करें तो अभी टोटल 543 सीट है, जिसमें से राज्यों से 530 सीट, जबकि 13 सीट आपका केंद्र शासित प्रदेश से हैं। अगर हम लोग स्पीकर ऑफ द हाउस देखें यानी कि लोकसभा का अगर हम लोग अध्यक्ष देखें तो आपका ओम बिरला है। और अगर हम लोग देखें कि लोकसभा में पक्ष का नेता आपका नरेंद्र मोदी जी है, और आपका डिप्टी लीडर ऑफ हाउस ये राजनाथ सिंह है, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी है, और आपका जो है ये आपका डिप्टी लीडर ऑफ द अपोजिशन ये गौरव गगोई है। फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ये आपका किरण रिजिजू है। पार्टी कंट्रोल देखें तो आपका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इस सब की बात करते हैं। ये इस तरह का था कुछ 18वीं लोकसभा का चुनाव। और 18वीं लोकसभा का चुनाव हम लोग देखें, इसमें एक पार्टी का सरकार नहीं बना, इसमें बहुमत मिलाकर हुआ है। तो बीजेपी को कितना आया था, 240 सीट आया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 99 सीट आया हुआ था, ठीक है ना। तो इन सभी के बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ तक। तो इस तरह से है कुछ बातें, तो ये आपको पता चल गई है। तो अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।